एपिसोड 461 टू 470। अध्याय 461 136। हर जगह उलटफेर, अचानक परिवर्तन होते हैं अंडरस्कोर 7। लिंसिली, चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें हेयान के साथ सोने के लिए मजबूर किया था? ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी से था। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? हेयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने बगल में खड़ी कांग जिनिक्सियन की तरफ देखा, गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बोला, मैंने मिस लिन के साथ कब संबंध बनाए? कियान कियान, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मानो या न मानो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। घटना के मुख्य पुरुष पात्र ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया और मामला और भी दिलचस्प हो गया। लिन कियान कियान को हेयान के इस तरह बीच में कूदने की उम्मीद नहीं थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, हेयान, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी लिनसिली की सुंदरता से मोहित हो गए हो और अब उसका पक्ष ले रहे हो? कांग जिनशियान के गलतफहमी के डर से हेयान ने जल्दी से स्पष्ट किया, उस रात तुमने मुझे बहला फुसलाकर बार में बुलाया था, लेकिन मैंने मिस लिन को देखा तक नहीं। मैं पूरी रात एक कोने में सोता रहा। उस रात का हिसाब मैंने तुमसे अभी तक नहीं लिया है। मैं, हेयान, भले ही एक रंगीन मिजाज का लड़का हूं, लेकिन मेरे अपने उसूल हैं। मैं कभी औरतों पर जबरदस्ती नहीं करता। जहां तक तुमने मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई हैं, उनका जवाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं दिया है। अगर तुमने मुझे फिर से फंसाने की हिम्मत की तो मानो या न मानो, मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। उनकी जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। हियान ने दृढ़ स्वर में बात की, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका विवेक निर्मल हो। बहुत खूब, तो पता चला कि मिस लिन शुरू से ही निर्दोष थीं। अफवाहें लिन कियान ने ही फैलाई थीं। मिस लिन को कितना अन्याय और कितना दुख हुआ होगा इतने लंबे समय तक बाहर भटकते हुए। लिन कियान गुस्से से आग बबूला होकर बोली, हेयान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें कैसे फैलाईं? साफ है कि तुम ही थे जो लिनसिली की खूबसूरती पर फिदा थे और मुझसे संबंध बनाने के लिए मेरे पास आए थे। अब तुम हमारे समझौते को तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। हेयान, क्या तुम सच में मर्द हो? हेयान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। मैं, हेयान, भले ही संत न हूं, लेकिन मेरा ज़मीर साफ है। लिन कियान, अगर तुमने दोबारा मेरे बारे में अफवाहें फैलाने की हिम्मत की तो अदालत से समन का इंतजार करो। लिन कियान के मन में अचानक घबराहट दौड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात उसने अपनी आंखों से हेयान को लिनसिली के कमरे में जाते देखा था और सोचा था कि अब सब कुछ तय हो चुका है। उसने किसी को निगरानी के लिए नहीं भेजा और खुद चली गई, बस अगली सुबह उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रही थी। हालांकि अगली सुबह जब वे कमरे में आए तो हेयान वहां नहीं था, लेकिन लिनसिली का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपनी कौमार्यता खोई हो। वास्तव में क्या हुआ? पेन यू ने लिन कियान को जोर से चुटकी काटी। मूर्ख, तुमने कुछ ही शब्दों में कबूलनामा करवा लिया। क्या ये स्वयं का अपराध बोध उजागर करना नहीं है? अब प्रसारण उपकरण बंद करने में बहुत देर हो चुकी थी। जो कुछ भी सामने आना चाहिए था वह पहले ही प्रकट हो चुका था। लिनसिली ने अपना नाम साफ कर लिया था और अब लिन कियान सभी के निशाने पर आ गई थी। ये युवावस्था में प्रवेश का समारोह इससे बदतर नहीं हो सकता था। ये लिनसिली के लिए एक एकल प्रदर्शन बन गया। पैन यू लिन कियान को खींचकर ले गई, जबकि लिनसिली मेजबान बन गई और मेहमानों का मनोरंजन करने लगी। बाइशियांग अभी उनके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र पेई किंगहान पर पड़ी और वह रुक गई। फिर वह मुड़ी और पेई किंगहान की ओर चल पड़ी। उसी क्षण उसने अपनी आंखों के कोने से एक परिचित आकृति देखी और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। जी यून्या, वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या लिन कियान ने यह नहीं कहा था कि वह आज नहीं आएगी? आखिर चल क्या रहा है? उसने पेई किंगहान और जी यून्या के बीच की दूरी पर एक नज़र डाली। ये दूरी भोजघर के आधे से भी अधिक थी, जिसके बीच में भीड़ थी, इत्र की खुशबू फैली हुई थी और जगमगाती बत्तियां थीं। पेई किंगहान के लिए उसे पहचानना मुश्किल नहीं होगा। उसके दिल में चिंता की एक गांठ सी कस गई। अगर उसे पता होता कि जी यून्या यहाँ होगी तो वह खुद नहीं आती। लेकिन क्या वह जी यून्या से हमेशा के लिए छिप सकती थी? ये तो कोई हल ही नहीं था। क्या करे वह पेई किंगहान के पास गई। किंगहान, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? पेई किंगहान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने भीड़ में एक खास दिशा में देखा जहाँ एक मोटा आदमी एक युवती को परेशान कर रहा था। बेहद शर्मिंदा दिख रही वह युवती वहां से जा नहीं पा रही थी। पेई किंगहान ने अपने पे को घुमाया और उस दिशा में कदम बढ़ाया। बाइशियांग चौंक गई। किंगहान, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने देखा कि पेई किंगहान ने उस आदमी की पीठ पर पीछे से लात मारी। वह आदमी लड़खड़ाया और जमीन पर बेहद अपमानजनक ढंग से गिर पड़ा। परेशान लड़की सदमे से देखती रही, फिर उसने अपने रक्षक एक जवान और सुंदर आदमी को देखा और उसके गाल अनायास ही लाल हो गए। इस दृश्य ने कई राहगीरों को चौंका दिया। टीएमडी, मुझे घेरने की हिम्मत किसने की? वह आदमी गुस्से से भड़क उठा और पीछे मुड़ा। नए आने वाले को पहचानते ही उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। तुम कौन हो? पेई किंगहान ने लापरवाही से अपने कपड़े ठीक किए। उनके सुंदर चेहरे पर केवल एक शांत उदासीनता दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर लोग मन ही मन कांप उठते थे। शेंगशी रियल एस्टेट के ली लॉन्ग। उनकी हल्की और उदासीन आवाज ने किसी तरह सबके दिलों में एक झंझनाहट पैदा। अध्याय 462 136। हर जगह उलटफेर, अचानक परिवर्तन होते हैं अंडरस्कोर 8। मैं ली लॉन्ग हूँ। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? ली लॉन्ग ने अपनी आंखों में थोड़ी समझदारी दिखाते हुए उस व्यक्ति की असाधारण पृष्ठभूमि को देखा और घमंड से बोलने की हिम्मत नहीं की। मन ही मन वह उस व्यक्ति की पहचान के बारे में सोचने लगा। आप ही सही व्यक्ति हैं। बाहर से काले कपड़े पहने दो आदमी अंदर आए। उनकी निगाहें स्थिर थीं और वे तेजी से आगे बढ़े और ली लॉन्ग को हिरासत में ले लिया, जिससे एक भयावह आभा उत्पन्न हुई। ली लॉन्ग ने छटपटाया लेकिन खुद को छुड़ाने में नाकाम रहा। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, तुम ये क्या कर रहे हो?
मैं एक रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ हूँ, एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हूँ। तुम कानून तोड़ रहे हो। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। पेई किंगहान ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। लीलोंग, क्या तुम्हें गुओ वेई याद है? लीलोंग ने रुकते हुए कहा, गुओ वेई? जी हाँ, आपका मुन्ना बोला भाई गुओ वेई। उसे ठेकेदार बनना था, लेकिन वह पैसों के साथ भाग गया। तो आपको क्या लगता है कि वह कहाँ भाग गया होगा? लीलोंग की आंखों में हल्की सी चमक आई। मुझे कैसे पता चलेगा? पेई किंगहान मुस्कुराए, पता नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। उसे यहाँ से ले जाओ। काले कपड़े पहने दो आदमी चीखते चिल्लाते लीलोंग को भोज घर से जल्दी से बाहर ले गए। ये दृश्य देखकर सब लोग अचंभित रह गए। दिन दहाड़े किसी को इस तरह बेशर्मी से ले जाया गया। मास्टर पेई सचमुच अफवाहों के अनुरूप ही थे, अपार शक्ति के धनी, अभिमानी और दबंग स्वभाव के। कहा जाता था कि पुलिस भी उसे छू नहीं सकती थी। वह जियांगजोऊ का स्थानीय तानाशाह था। यहाँ लीलोंग था, एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट सीईओ, और फिर भी उसे मास्टर पेई ने महज कुछ वाक्यों में पकड़ लिया, जो पुलिस से भी अधिक शक्तिशाली था। बाई शियांग मन ही मन हैरान रह गई। तो उसके साथ जाने की उसकी सहमति उसके प्रभाव के कारण नहीं थी, बल्कि उसने उसे अपने स्वार्थ के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे वह उसके अभी अभी के निर्मम व्यवहार के बारे में सोचती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। जैसे जैसे वह उसके करीब आती गई, यह आदमी उतना ही रहस्यमय लगने लगा। कुछ समय के लिए कई लोग पेई किंगहान को कुछ भय की दृष्टि से देखते थे। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था, और इसलिए वे बाई जियांग के साथ कहीं अधिक सम्मान से पेश आते थे। लीलोंग द्वारा प्रताड़ित की गई महिला ने देखा कि पेई किंगहान जाने ही वाले हैं, और वह तुरंत आगे बढ़ी और कोमल और मधुर स्वर में बोली, मास्टर पेई, आप मेरे रक्षक हैं। कृपया मुझे आपका एहसान चुकाने की अनुमति दें। उसका अंतर्निहित संदेश स्पष्ट था, वह खुद को पेश कर रही थी। बाई शियांग के चेहरे पर थोड़ी सी झुंझलाहट आ गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरा आदमी बाई शियांग का कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर तुम यूं ही बुरी नजर डाल सकती थी? श्रीमती, किंगहान तो बस मदद कर रही थी, आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। बाई शियांग पास आए और स्वाभाविक रूप से पेई किंगहान का हाथ पकड़ लिया और उस महिला को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। यह एक मौन घोषणा थी। उस महिला ने घमंड से अपनी छाती फुला ली, बाई शियांग के सपाट स्तनों पर तिरस्कार भरी नजर डाली और अपने होठों को सिकोड़ लिया। बाई जियांग की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। पेई किंगहान ने उन दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं देखा था। मामला सुलझ जाने के बाद उसे अब और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। कोने में खड़ी यूनिया ने सामने हो रहे दृश्य को देखा और यानसोंग से कहा, हमने काफी रोमांच देख लिया है। मैं अलविदा कह देती हूँ और फिर हम चले जाएंगे। यानसोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर। उसने यूनिया को लिनसिली की ओर जाते हुए देखा। अचानक रोशनी तेज हो गई, जिससे यानसोंग को तेज चमक के कारण आंखें सिकुड़नी पड़ीं। उसने ऊपर लगे विशाल झूमर की ओर देखा और किसी कारणवश उसके दिल में बेचैनी सी दौड़ गई। यूनिया भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे लिनसिली की ओर बढ़ रहा था। लिनसिली झूमर के ठीक नीचे खड़ी थी और एक नौकरानी से कुछ फुसफुसा रही थी। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई और भोज कक्ष जगमगाने लगा, यानसोंग की निगाहें यूनिया पर टिकी रहीं। यानसोंग अचानक खड़ी हो गई। ठीक उसी समय विपत्ति आ पड़ी। झूमर अचानक नीचे गिरा और सीधे लिनसिली और यूनिया की ओर बढ़ने लगा। झूमर का विशाल आकार यह सुनिश्चित कर रहा था कि अगर वह उन्हें लग जाता तो उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती या वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। यानसोंग की आंखें फटी रह गईं। बिना सोचे समझे वह यूनिया की ओर दौड़ पड़ा। अचानक हुई इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लोग चीख पड़े और इससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर से तेजी से गिरते झूमर को देखकर यूनिया ने एक नाजुक क्षण में अचंभित लिनसिली को अपनी पूरी ताकत से धक्का देकर झूमर के रास्ते से हटा दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ चीखती चिल्लाती महिलाओं ने यानसोंग का रास्ता रोक दिया। अचानक उसके अंदर क्रोध उमड़ आया। बिना सोचे समझे उसने अपने रास्ते में आ रही महिलाओं को लात मारकर हटा दिया। लेकिन उसकी तेजी के कारण बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें दर्द से फटने ही वाली थीं। नहीं, तभी एक हाथ अचानक दूसरी तरफ से निकला और यूनिया की कमर को कसकर पकड़ लिया। उसे इतनी जोर से खींचा कि यूनिया लड़खड़ाकर उसके सीने से जा टकराए। एक जानी पहचानी खुशबू उसके कानों में पड़ी। स्तब्ध होकर यूनिया थम सी गई। अगले ही पल वह उस आदमी की बाहों में लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ी। बिखरी हुई रोशनी में उसे उस आदमी के कसकर बंद होंठ, उसकी दबी हुई कराह और वह सुंदर झुर्रीदार माथा दिखाई दिया। ये सब उसकी यादों की गहराइयों से परिचित थे। अध्याय 463 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें। बैंक की एक जोरदार आवाज हुई। क्रिस्टल का झूमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कान बहरा कर देने वाला। दीपक के शरीर से लटकते हुए क्रिस्टल के पत्थर उड़ गए और यूनिया के गाल को छूते हुए निकल गए, जिससे एक हल्का सा घाव हो गया। वह आदमी उस पल उसके ऊपर था। उसने अपनी सामान्य ताकत से लगभग 10 गुना अधिक ताकत लगाकर उसे बाघ के मुंह से दूर खींच लिया, अन्यथा क्रिस्टल के झूमर के वजन से वह मौके पर ही खून से लथपथ हो जाती। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, जिससे वह लुढ़कते हुए फर्श पर गिर गया और उसका सिर जमीन से टकरा गया। यूनिया ने उसे हल्का सा धक्का दिया। तुम ठीक हो ना? वह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। यूनिया को अंदर ही अंदर घबराहट का झटका लगा। उसकी नाक के सिरे पर खून की तेज गंध आई। उसने छूने के लिए हाथ उठाया और देखा कि उसका हाथ पूरी तरह से खून से सना हुआ था। क्या वह घायल हो गया था? यानसोंग तेजी से आगे बढ़ा, उस आदमी को यूनिया से दूर धकेल दिया। यूनिया को उठाया और उसका चेहरा करीब से देखने के लिए उसे पकड़ लिया। उसके गाल पर एक हल्का सा कट देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक भयंकर भाव भर गया। यूनिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं ठीक हूँ। उसने अपना सिर जमीन पर बेहोश पड़े उस आदमी की ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, वह बेहोश हो गया है। यानसोंग ने हल्की सी झुंझलाहट भरी सांस ली। उसे इस बात पर गुस्सा था कि उस आदमी ने यूनिया को पकड़ रखा था, लेकिन वह आभारी भी था।
शुक्र है कि उस व्यक्ति ने यूनिया को बचाने के लिए छलांग लगाई, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। लिंसिली अभी भी सदमे में थी। अचानक हुए घटनाक्रम को देखकर उसकी मुठ्ठियां भींच गई थीं। वह खड़ी हुई और उससे बात कर रही नौकरानी पर ठंडी निगाह डाली। नौकरानी अपनी गर्दन सिकोड़ रही थी, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम किस लिए परेशान हो रहे हो? क्या तुम 120 पर कॉल नहीं करोगे? अगर श्री पेई का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। लिंसिली के तीखे शब्दों से नौकरानी घबराकर भाग गई। एक गहरी सांस लेते हुए वह यूनिया की ओर बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और यूनिया ने ठंडी आवाज में कहा, मिस लिन, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आज जो कुछ हुआ उसका स्पष्टीकरण दे सकती हैं। चिंता मत कीजिए मिस जी, मैं इस घटना की पूरी तरह से जांच करूंगा और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। दोनों को पता था कि इस शरारत के पीछे कौन था। बाई शियांग ने अभी अभी देखा था कि पेई किंगहान बिना किसी झिझक के जी यूनिया की ओर दौड़ पड़ा। वह उसे समय पर रोक नहीं पाए। उस पल उसका दिल लगभग रुक गया था। पेई किंगहान को बेहोश देखकर उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और दौड़कर उसके पास गई और उसके शरीर को हिलाकर शांत किया। किंगहान, मुझे डराओ मत, जाग जाओ, उसने कहा। टक्कर लगने से शायद उसे मस्तिष्क में आघात लगा है और उसे अस्थायी सदमा लगा है। आपको उसके शरीर को हिलाना नहीं चाहिए, इससे मस्तिष्क में रक्तस्राव होने की संभावना हो सकती है, यूनिया ने शांत भाव से कहा। बाई शियांग ने अचानक ऊपर देखा और गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझती हो मुझे हुक्म चलाने की? वह मेरा प्रेमी है, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? यूनिया ने दबे स्वर में भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, यह मेरा मामला नहीं है, लेकिन उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है और मैं उसकी जान के लिए जिम्मेदार हूँ। यूनिया चलकर आए और बाई जियांग को एक तरफ धकेल दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह जमीन पर गिर जाएगी, और पेई किंगहान के सिर की जांच करने के लिए नीचे झुक गई। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें उसे छूने की इजाजत नहीं है। बाई शियांग उठी और यूनिया पर झपटी। यानसोंग यूनिया के सामने आकर ठंडे लहजे में बोला, अपनी जबान संभाल कर रखो, मेरी मुठ्ठियां लिंग भेद नहीं करती। बाई शियांग को घिन आ रही थी। कभी उसकी आदर्श रही यही लड़की अब जी यूनिया के प्रति इतनी कोमल भावनाएं दिखा रही थी। आखिर सब लोग जी यूनिया का ही साथ क्यों दे रहे हैं? इस समय वह जी यूनिया से जान से भी ज्यादा नफरत करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क में बाहरी चोट लगी थी, रक्तस्राव का स्थान भी मिल गया था, लेकिन कोई व्यक्ति बेहोश क्यों हो जाएगा? तभी युएशेंग और फू बाई तेजी से बाहर से अंदर आए। पेई किंगहान को जमीन पर पड़ा देखकर युएशेंग दौड़कर उसके पास गया और यूनिया को धक्का देकर उसे तुरंत उठाने की कोशिश करने लगा। यूनिया ने उदासीनता से कहा, उसे हिलाना ठीक नहीं है, स्ट्रेचर ढूंढो और उसे बाहर ले जाओ। शायद उसके दिमाग में हेमाटोमा है, इसीलिए वह सदमे में है। युएशेंग ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अचानक कहा, क्या यह आप हैं? बाई जियांग का दिल बैठ गया। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में कसकर भींच लिया। यूनिया मुस्कुराई और बोली, यह मिलन का समय नहीं है, पहले उसे अस्पताल ले चलते हैं ताकि उसका सिर का सीटी स्कैन हो सके। जैसा मैंने कहा वैसा करो और एक स्ट्रेचर ले आओ। युएशेंग ने अपना सिर घुमाया और अपने साथ आए 2 काले कपड़े पहने आदमियों को आदेश दिया, और आदेश मिलते ही वे तुरंत चले गए। आपातकालीन बचाव दल अत्यंत तेजी से मौके पर पहुंचा। पेई किंगहान को स्ट्रेचर पर उठाया और वहां से चला गया। युएशेंग और फू बाई जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। बाई जियांग भी तेजी से उनके पीछे पीछे चली गई। यूनिया ने यानसोंग की ओर मुड़कर कहा, चलो हम भी देखते हैं, आखिर उसने मुझे बचाया तो था ही। यानसोंग ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम अभी भी शारीरिक रूप से ठीक हो? यूनिया मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सच में मुझे चीनी मिट्टी की गुड़िया समझते हो? अध्याय 464 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें _2। यानसोंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, तो चलिए अस्पताल चलते हैं। पलक झपकते ही लोगों का एक समूह वहां से भाग गया और अभी भी सहमे हुए मेहमान एक दूसरे को देखकर इशारे करने लगे। अभी अभी जो लड़की दिखी वो निश्चित रूप से यून परिवार की छोटी बच्ची ही थी, है ना? किसने सोचा होगा कि मास्टर पेई सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। मास्टर पेई तो वाकई बहुत परोपकारी हैं। यूनशू ने उपहास करते हुए कहा, चलो चलते हैं, अब भोज में रुकने का क्या फायदा? कांग जिनशियान ने फुसफुसाते हुए कहा, माँ, मैंने अभी देखा कि मास्टर पेई के लोग यूनिया को पहचानते हुए लग रहे थे। यूनिया का मास्टर पेई से कोई रिश्ता तो नहीं होगा, है ना? यूनशू ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में एक गहरी ठंडक थी। यूनिया मुझे हमेशा आश्चर्यचकित कर देती है। कांग जिनशियान ने यूनशू के चेहरे के भावों पर एक नज़र डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह असल में क्या सोच रही है। क्या उसे जी यूनिया से निपटना नहीं था? फिर भी उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अभी जब वो क्रिस्टल का झूमर नीचे गिरा तो वो उसे मार क्यों नहीं डाला? और वो मास्टर पेई भी, क्यों इस गड़बड़ को और बढ़ा रहे हो? जी यूनिया तो बस एक मनहूस है। तुमने उसे बचाया और अब तुम खुद अस्पताल पहुंच गए। कांग जिनशियान को यकीन नहीं था कि जी यूनिया का उस मास्टर पेई से कोई संबंध था। जी यूनिया 10 साल से विदेश में थी। वह देश में कितने लोगों को जानती होगी? वह कुछ ही दिनों पहले वापस आई है और मास्टर पेई के साथ संबंध बना लिया। अगर उसने उनके साथ संबंध बनाया भी है तो ये सिर्फ एक शारीरिक संबंध ही होगा। चलो चलते हैं। यूनशू एक कदम पीछे हटकर भोज से चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भोज समाप्त हो गया। लिन परिवार के घर में सन्नाटा छा गया। आखिरी मेहमान को विदा करने के बाद लिनसिली बैठक कक्ष में लौटी। तभी उसे लिन पेंग का हाथ उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए तैयार मिला। लिनसिली सीधी खड़ी हो गई और बिना पलक झपकाए लिन पेंग की निगाहों में देखते हुए बोली, पिताजी, मैंने आखिर क्या गलती की है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसकी तीखी निगाहों ने किसी तरह लिन पेंग को उसकी आंखों में देखने से हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया और थप्पड़ मारने का मौका ही नहीं मिला। ये सब तुमने ही रचा था, है ना?
दादाजी की वसीयत भी। बहुत खूब, मैं लिन पिंग सच में एक प्यारी बेटी की माँ हूँ। लिनसिली ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी, तथ्यों से साबित हो गया है कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया था। हालांकि मैं अब भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब कियान कियान की मुझे फंसाने की साजिश थी। मुझे पता है कि आप कियान कियान से प्यार करते हैं और मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मैं भी आपकी सगी बेटी हूँ, आप इतना पक्षपात नहीं कर सकते। लिन पिंग को अपनी बेटी के प्रति अपराधबोध तो था, लेकिन इतने सारे मेहमानों के सामने बेइज्जती होने के डर से वह बहुत क्रोधित हो गया। उसे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि दादाजी ने अपनी सारी संपत्ति और शेयर उसे दे दिए थे, जबकि उसके अपने बेटे को सिर्फ एक घर और कुछ बेकार पुरानी चीजें मिलीं। ये तो हंसी का पात्र था। अब वह अपनी बेटी को कैसे सम्मान की नजरों से देख पाएगा। एक कट्टर पुरुषवादी होने के नाते लिन पेंग इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था। पिताजी, अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता झूमर दुर्घटना के बारे में पता लगाना नहीं है। श्री पेई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको उनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमारे पारिवारिक भोज में उनके साथ ये दुर्घटना हुई थी। क्या आपको लगता है कि वह हमें बख्श देंगे? लिन पेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वाकई, लिन परिवार के भोज में श्री पेई के साथ हुई दुर्घटना के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। श्री पेई के तौर तरीकों को जानते हुए उसे थोड़ा डर भी लगा। जांच करो, मुझे पूरी जांच करानी होगी। चाहे ये दुर्घटना हो या जानबूझकर किया गया हो, हमें श्री पेई को स्पष्टीकरण देना होगा। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया। मुझे अस्पताल में इंतजार करना होगा और श्री पेई के जागने पर वहां मौजूद रहना होगा। सिली, मैं घर की देखभाल तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वह जल्दी से चला गया। लिनसिली ने अपने होठों को हल्का सा ऊपर उठाया और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। धड़ाम, कमरा वस्तुओं के टूटने की आवाज से भर गया। लिन कियान ने कमरे में जो कुछ भी उसके हाथ लगा सब कुछ तोड़ दिया, जबकि पैन यू एक तरफ से ठंडे भाव से ये सब देख रहा था। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसे पहले क्यों नहीं रोका? उसने मेरा यौवन संस्कार बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। लिन कियान रोते हुए बोली। पैन यू ने लिनसिली के ऐसे समय लौटने की उम्मीद नहीं की थी। वह जानती थी कि लिनसिली कठिन जीवन जी रही है, इसलिए उसने कुछ लोगों को उसकी निगरानी के लिए भेजा था और उन्हें वापस बुला लिया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिनसिली उसे अचानक चौंका देगी। क्या लिनसिली पहले से ही नाटक कर रही थी और इसी पल का इंतजार कर रही थी? अगर ऐसा था तो लिनसिली वाकई में डरावनी थी। आखिरकार गलती तुम्हारी ही है। इतनी घटिया चालें और मुझे बिना बताए अपनी साजिश को अंजाम देना। तुम्हारी जानकारी के बिना ही तुम्हारा वीडियो बन गया। और नाइट क्लबों में इस तरह कपड़े पहनकर जाना, पुरुषों के साथ इतना बेपरवाह व्यवहार करना, क्या मैंने तुम्हें जो शिष्टाचार और शालीनता सिखाई थी वो सब बेकार हो गई? पैन यू ने घोर निराशा के साथ फटकार लगाए। लिन कियान तुरंत भड़क उठी। पहले तो आपने मेरे अच्छे काम की तारीफ की, और अब जब सब कुछ उजागर हो गया है तो आप फिर से मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? अध्याय 465 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें _3। क्या तुम दोनों जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो? दरवाजे पर अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक ही समय पर ऊपर देखा। उनकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। लिनसिली मुस्कुराते हुए अंदर आए और पैन यू को देखकर हंसते हुए बोली, माँ, लगता है मेरी अनुपस्थिति में आपने अच्छे से खाया पिया और सोया है। आप काफी स्वस्थ दिख रही हैं। पैन यू ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, लिनसिली, मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका है। अगर तुम्हारी माँ में तुम्हारे जैसी कुशलता होती तो वह इतनी जल्दी नहीं मरती। लिनसिली ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और व्यंग्य करते हुए कहा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए जगह कैसे बना पाती। लिन कियान उछलकर बाहर आए और लिनसिली की ओर इशारा करते हुए गाली देते हुए बोली, अभी भी हिम्मत है तो यहाँ वापस आ रही हो? यह मेरा घर है। पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। इस घर से निकल जाओ, निकल जाओ। लिनसिली ने अपने माथे पर बिखरे बालों को हटाते हुए मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, कियान, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। जिस जमीन पर तुम खड़ी हो वह मेरी है और जिस विला में तुम रह रही हो वह मेरे नाम पर पंजीकृत है। अगर मैं चाहूँ तो जब तक चाहो रह सकती हो, अगर मैं नहीं चाहूँ तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। लिन कियान इतनी क्रोधित हुई कि वह पीछे की ओर गिर पड़ी और लिनसिली के चेहरे को खरोंचने के लिए हाथ उठाते हुए चिल्लाई, बेशर्म नीच, यह मेरा है, दादाजी ने इसे मेरे लिए छोड़ा था। लिनसिली ने इस पागल औरत से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह पीछे हट गई और पैन यू पर ताना मारते हुए बोली, माँ को शायद अभी पता न हो, लेकिन अभी अभी नीचे एक हादसा हुआ है। क्रिस्टल का झूमर अचानक गिर गया और किसी को चोट लग गई। पैन यू की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपको पता है कि किसे चोट लगी है? कौन? श्री पेई, जो अकेले ही जियांगजो पर राज करते हैं। उन्हें चोट लगी है और उनके अधीनस्थ अधिकारी पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। चाहे ये दुर्घटना हो या जानबूझकर किया गया हो, हमारे लिन परिवार को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किसने किया होगा। झूमर तो ठीक था, फिर अचानक कैसे गिर गया? वह सीधे मेरी तरफ आ रहा था, ये सोचकर ही डर लगता है। पैन यू ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, तो फिर तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। एक आदमी कमरे की बालकनी की रेलिंग से टिका हुआ था। रोशनी में उसके चेहरे के भाव असाधारण रूप से आकर्षक लग रहे थे। उसका हावभाव इतना आलसी था मानो उसमें हड्डियां ही न हो, बस वह वहीं टिका हुआ था। उस आदमी ने अपनी बाहें उठाईं और उधर देखा। उसकी आंखों के सामने कुछ पल भर के लिए कुछ कौंधा, जो इतना तेज था कि लिनसिली उसे पकड़ नहीं पाए। भाई, लिनसिली ने उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा। लिनताओ ने उसकी ओर देखा और अचानक उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाए, जिससे वह उससे काफी लंबा हो गया और उसकी विशाल छाया पड़ने लगी। लिनसिली ने सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी। लिनताओ ने झट से उसकी कमर पकड़ ली। उनकी नज़दीकी के कारण वे एक दूसरे के रोमछिद्रों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे।
लिनसिली मुस्कुराए और उसके आलिंगन से बाहर निकलकर बोली, धन्यवाद भाई। मुड़कर वह दूर चली गई। लिनताओ ने अपनी उंगली की नोक को अपनी नाक से छुआ और सांस ली। उसके होठों पर मुस्कान थी, कुछ जानी पहचानी सी खुशबू। अस्पताल में यूनिया और यानसोंग आपातकालीन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे। बाइशियांग शियांग थोड़ी दूर खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था, मानो वह विचारों में खोई हुई हो। युएशिंग बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुके फूबाई ने आकर युएशिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इधर उधर टहलना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। युएशिंग सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। फूबाई ने अपने सामने बैठी जी यूनिया और यानसोंग पर एक नज़र डाली, फिर युएशिंग के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? बाई जियांग ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए। युएशिंग ने यूनिया की ओर देखा। पिछले 10 वर्षों में इस लड़की के रूप और स्वभाव में बहुत बदलाव आया था, लेकिन वास्तव में वह बचपन से ज्यादा अलग नहीं थी। किसी कारणवश उसने उसे देखते ही पहचान लिया। शायद बचपन में उसने उस पर जो छाप छोड़ी थी वह बहुत गहरी थी। बाद में भाईहान उस लड़की को अपने साथ ले गया और उसके बाद क्या हुआ युएशिंग को नहीं पता था। भाईहान भी अस्पताल में भर्ती हो गया, ठीक अभी की तरह उसकी जिंदगी और मौत अनिश्चित है। जब भाईहान को होश आया तो उनकी कुछ यादें गायब थीं। डॉक्टरों ने बताया कि मस्तिष्क में लगी चोट के कारण एक अवरोध पैदा हो गया था, जिससे स्मृति हानि हुई। चोट के कारण उनकी दृष्टि भी बुरी तरह प्रभावित हुई और अंततः वे लगभग अंधे हो गए। इसे ठीक करने के लिए उन्हें कॉर्निया प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, लेकिन आज तक कोई उपयुक्त दाता नहीं मिल पाया है। डॉक्टरों ने कहा कि इसमें और देरी नहीं की जा सकती, अन्यथा वे जीवन भर के लिए अंधे हो सकते हैं। जब वह दोबारा लड़की को ढूंढने गया तो वह पहले ही विदेश जा चुकी थी। उसके परिवार ने बताया कि अपहरण से वह सदमे में थी और इलाज के लिए उसे विदेश भेजा गया था। वह जानना चाहता था कि उस समय क्या हुआ था, भाईहान ऐसे क्यों हो गए थे। जैसे ही वह उठने वाला था, आपातकालीन कक्ष के दरवाजे खुले और डॉक्टर और नर्स बाहर आए। साथ ही पेई किंगहान भी बाहर आया, जिसका सिर पट्टी से बंधा हुआ था। अध्याय 466 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें _4। तुरंत ही कई लोगों ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर ने गला साफ करते हुए कहा, मरीज को कोई गंभीर खतरा नहीं है और वह जल्द ही होश में आ जाएगा। कुछ सोचते हुए उन्होंने आगे पूछा, क्या मरीज को कभी सिर पर गंभीर चोट लगी है? युएशिंग ने तुरंत कहा, हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और समझाया, ये बात समझ में आती है। हमें मरीज की खोपड़ी के अंदर एक हेमाटोमा मिला है जो जाहिर तौर पर कई सालों से मौजूद है। हेमाटोमा तंत्रिका ऊतकों पर दबाव डाल रहा है, इसीलिए मरीज को अक्सर सिर दर्द होता है। दूसरे आघात के कारण मस्तिष्क का कॉर्टेक्स बहुत नाजुक हो गया है। चिकित्सा की भाषा में इसे सेकंड इम्पैक्ट सिंड्रोम कहते हैं। मरीज के होश में आने के बाद हम आगे उसकी जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि कोई और दुष्प्रभाव तो नहीं है। पेई किंगहान को व्हीलचेयर पर बिठाकर वीआईपी वार्ड में ले जाया गया। बाइशियांग शियांग अंदर जाने ही वाली थी कि युएशिंग ने उसे रोक लिया और भयावह निगाहों से देखते हुए कहा, सुश्री बाई कृपया वापस जाए। भाईहान का यहाँ विशेष उपचार उपलब्ध है। मैं बस किंगहान को देखना चाहती हूँ, बस एक झलक, उसने कहा। युएशिंग के पतले होठों पर एक ठंडी मुस्कान छा गई। नहीं। बाई जियांग का चेहरा पीला पड़ गया। ये व्यक्ति सचमुच मन में द्वेष पाले हुए था। फूबाई कमरे से बाहर निकली और उन दोनों पर एक नज़र डालते हुए बोली, कृपया अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर शोर कम रखें। मिस बाई, आप पहले वापस जाए। बॉस के जागते ही मैं आपको सूचित कर दूंगी। बाई शियांग ने अपने होंठ दबाए और कहा, मैं नहीं जा रही। मैं उसके जागने का इंतजार करूंगी। यानसोंग ने अपनी जैकेट उतारकर यूनिया के ऊपर डाल दी और उसे अपने ऊपर आने का मार्गदर्शन किया। युएशिंग, यूनिया ने पुकारा। बाई जियांग की सांसें तेज हो गईं और वह अपनी जगह पर जम गई। युएशिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? फूबाई ने यूनिया को जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। यूनिया मुस्कुराई, मैंने अभी अभी इस सज्जन को आपका नाम पुकारते सुना। आपको मेरे आपको इस नाम से पुकारने में कोई आपत्ति तो नहीं है? युएशिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। यूनिया की मुस्कान और गहरी हो गई। अगर श्री पेई ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। कृपया उन्हें मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा। मौका मिलते ही मैं उनसे मिलने आऊंगी। युएशिंग बेहद दुखी थी। भाईहान ने उसकी जान बचाई थी और अब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है और युएशिंग उसके जागने का भी इंतजार नहीं कर सकती। ये तो सरासर बेरहमी है। युएशिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और चुप रहा। फूबाई ने अपने बगल में खड़े लंबे युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मिस जी, मैं संदेश को सही सही पहुंचाने का पूरा ध्यान रखूंगी। यूनिया मुस्कुराई और यानसोंग का हाथ पकड़कर बोली, भाई यान, चलो चलते हैं। जरा रुकिए, युएशिंग अचानक बोल पड़ा। यूनिया अचानक रुक गई और मुड़कर देखने लगी। युएशिंग आगे बढ़ा, उसकी लंबी कदकाठी से एक भयावह उपस्थिति का आभास हो रहा था। यानसोंग यूनिया के सामने खड़ी थी और उस विशाल, सांवले और प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर भौहें चढ़ा रही थी। दरअसल यानसोंग और युएशिंग की लंबाई लगभग बराबर थी, लेकिन यानसोंग दुबला था जबकि युएशिंग मांसपेशियों वाला था, जिससे यह आभास होता था कि युएशिंग अधिक मजबूत था। वास्तव में आभा के मामले में यानसोंग स्पष्ट रूप से अधिक दुर्जय था। यूनिया ने धीरे से यानसोंग की आस्तीन खींचते हुए कहा, भाई यान, सब ठीक है। युएशिंग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने सामने बैठे आदमी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? युएशिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, उस समय असल में क्या हुआ था? भाईहान अंत में अस्पताल में क्यों भर्ती हुए? बाइशियांग को ऐसा लगा जैसे उसे किसी बर्फीले तहखाने में फेंक दिया गया हो। ये सचमुच जी यूनिया थी। उसे क्या करना चाहिए? वह क्या कर सकती थी? फूबाई ने भौहें ऊपर उठाते हुए जी यूनिया और युएशिंग के बीच बारी बारी से देखा। क्या ये लड़की बॉस को जानती है? लेकिन बाइशियांग का क्या? एक पल के लिए फूबाई पूरी तरह से भ्रमित हो गया।
यान सोंग ने यूनिया की ओर भौहें चढ़ाकर देखा। यूनिया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। दरअसल उस समय हमारा सामना एक हत्यारे से हुआ था। मेरी वजह से उसे भी चोट लगी थी। उसने मुझे 10 साल पहले एक बार और अब फिर से बचाया। क्या ये किसी तरह ईश्वर की इच्छा है? लगता है मैं उसका बार बार एहसानमंद हूँ। युएशिंग ने यूनिया की ओर देखते हुए अपने होंठ सिकुड़े और फिर अचानक कहा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यान सोंग ने युएशिंग को देखा। उसकी यादें 10 साल पहले की घटनाओं में खो गईं। भोज में हत्या का प्रयास हुआ था और नाकामयाबी के बाद किसी ने यूनिया का अपहरण कर लिया था। उसे सब कुछ साफ साफ याद था। उस रात की अपनी कमजोरी और लाचारी से वह खुद को कोसता था, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से यूनिया उसकी जिंदगी से गायब थी। लेकिन अब उसके सामने खड़ा आदमी अचानक 10 साल पहले के उस छोटे लड़के में समा गया। उसकी आंखें खुल गईं और अचानक हरकत करते हुए उसने युएशिंग को लात मारी, तो उस रात तुम ही थे। मैं तब तुम्हें हरा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मरा हुआ देखूंगा। यान सोंग की हरकत इतनी अचानक थी कि युएशिंग, जो अप्रत्याशित रूप से हैरान रह गया था, लात मारकर दूर जा गिरा और बुरी तरह से फर्श पर जा गिरा। इसके बाद यान सोंग ने युएशिंग पर झपट्टा मारा और उसके चेहरे पर मुक्कों की बौछार कर दी। युएशिंग चुपचाप मार खाने वालों में से नहीं था और देखते ही देखते दोनों जमीन पर हाथापाई करने लगे। हर वार घातक और क्रूर था, जो देखने वालों के लिए चिंताजनक था। यूनिया ने संकट में चिल्लाते हुए कहा, भाई यान, लड़ाई बंद करो। लेकिन यान सोंग बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। यही वो आदमी था जिसने यूनिया का अपहरण किया था, जिसकी वजह से उसने यूनिया के जीवन के 10 साल खो दिए थे। वह नफरत से भरा हुआ था। अध्याय 467 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें _5। फूबाई ने ठंडे भाव से सब कुछ देखा। हस्तक्षेप करने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। बाई जियांग को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह व्यक्ति जी यूनिया ही थी। उसकी निगाहें जी यूनिया पर टिकी हुई थीं, तीव्र और बिना पलक झपकाए। आखिर जब वह सफलता के इतने करीब थी तो उसे अचानक प्रकट होकर उसकी खुशियां क्यों छीननी पड़ी? यान सोंग, पेई किंगहान, आखिर वो सभी पुरुष जो उसे पसंद करते थे, उसी के प्यार में क्यों पड़ जाते थे? ईर्ष्या और घृणा से भरी हुई बाई जियांग को ऐसा लग रहा था मानो उसे पागलपन की हद तक प्रताड़ित किया जा रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए वह अपने चेहरे पर एक प्यारी और मनमोहक मुस्कान लिए यूनिया की ओर चली। मिस जी, क्या आप किंगहान को जानती हैं? यूनिया मुस्कुराए और बाई शियांग की ओर देखा। किंगहान, वह उससे काफ़ी परिचित लगती है। हाँ, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। श्री पेई की प्रेमिका होने के नाते क्या आपको ये पता नहीं है? बाई शियांग का गला भर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेबाकी से यह बात कहेगी। उसके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था, लेकिन उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किंगहान को इसके बारे में बात करते नहीं सुना। शायद किंगहान इसे बहुत पहले ही भूल चुकी है। लगता है मिस जी, आप किंगहान के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। सच में, जब वह जागेगा तो मैं उससे खुद पूछूंगी कि क्या वह अपने इस पुराने दोस्त को भूल गया है। यूनिया ने बेपरवाही से कहा। उसकी निगाहें यान सोंग की ओर चली गईं। बाई शियांग के चेहरे के भाव को महज अप्रिय कहना अब काफ़ी नहीं था। मिस जी, आपके पास पहले से ही यान सोंग है, फिर भी आप किंगहान के साथ क्यों उलझना चाहती हैं? दोहरी चाल चलने का आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यूनिया ने हैरानी से कहा, तुम्हारी किस आंख ने मुझे दो तरफा व्यवहार करते देखा? बाई शियांग, अपनी जबान संभालो। अगर तुमने मेरे बारे में दोबारा बकवास की तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। बाई शियांग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बेहतर होगा कि तुम किंगहान से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूनिया ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक कोमल स्वर में बोली, बाई शियांग, तुम मेरे पेई किंगहान के करीब आने से इतना डरती हो? क्या तुम कोई साजिश रच रही हो? बाई शियांग चौंक गई। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है, चूंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो किसी और के बॉयफ्रेंड पर बुरी नज़र मत रखो। अपने खाने में व्यस्त रहते हुए दूसरे के खाने पर ध्यान मत दो। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार पेई किंगहान ही तो मेरे जीवन रक्षक हैं और हम पुराने परिचित हैं। जैसे ही उन्हें होश आएगा मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करूंगा। आप उनकी प्रेमिका होने के नाते मुझे मना तो नहीं करेंगी, है ना? बाई शियांग ने तुरंत कहा, यान सोंग जैसा अच्छा प्रेमी तुम्हारे पास है, उसे कसकर थामे रखना। दूसरे पुरुषों के साथ ज़्यादा नज़दीकी से वह गलत समझ सकता है। अगर तुम पाने की कोशिश से ज़्यादा खो दो तो बहुत बुरा होगा। मैंने तुम्हारा धन्यवाद कह दिया है, इसलिए कृपया मेरे प्रेमी के बारे में और चिंता मत करो। तुम इतनी दयालु हो। यूनिया ने उसकी चंचल निगाहों को देखकर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो कृपया संदेश पहुंचा दो। मेरा प्रेमी बहुत जल्दी ईर्ष्यालु हो जाता है। किसी दूसरे पुरुष को एक नज़र देखने से भी वह परेशान हो जाता है। तुम सही कह रही हो, पुरुषों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। बाई शियांग को स्पष्ट रूप से तनाव मुक्त देखकर यूनिया के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। बाई शियांग आखिर क्या कर रही थी? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसी क्षण यान सोंग और युएशिंग अपने झगड़े से अलग हो गए। यान सोंग ठीक थी, बस थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी, लेकिन युएशिंग की हालत कहीं ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे और शरीर पर कई चोटें थीं और उसकी आंखें एक पागल शेर की तरह भयंकर क्रोध से बाहर निकली हुई थीं। यान सोंग ने चिढ़कर कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, बस तुम इंतजार करो। यूनिया चलकर पास आए और धीरे से यान सोंग का हाथ खींचते हुए बोली, भाई यान, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, आपने उसे गलत समझा। मैं केवल वही मानता हूँ जो मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी जो आपकी आंखें देखती हैं वह वास्तविकता नहीं होती। यूनिया युएशिंग के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे प्रेमी को थोड़ा गुस्सा आता है। शायद उसने हद पार कर दी। उससे नाराज मत होइए, वापस आने पर मैं उससे बात कर लूंगी। युएशिंग ने गहरी सांस छोड़ी, मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए हों।
उसने सोचा था कि उसे सिर्फ निंग जिहुआन ने ही हराया है, लेकिन अब एक और प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया था और इसके बारे में सोचना भी उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। यूनिया यानसोंग को खींचते हुए अस्पताल से निकल गई। यूनिया ने उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा, क्या तुम अब भी नाराज हो? इतने साल बीत गए हैं और वैसे भी उन्होंने तब मेरी जान बचाई थी। यानसोंग अचानक रुक गया और यूनिया की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर बोला, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता। क्या मैं वाकई एक अच्छा प्रेमी बन सकता हूँ? यूनिया हंसते हुए बोली, बिल्कुल, आप योग्य हैं। आप जो भी जानना चाहें मैं बता दूंगी, लेकिन अभी बहुत ठंड है, क्या हम कहीं आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? दोनों सिलेक्ट नेबर्स अपार्टमेंट लौट आए। यूनिया ने उस शाम कुछ नहीं खाया था और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। वह सुविधा स्टोर से कुछ ओडन खरीदना चाहती थी, लेकिन यानसोंग उसे वापस अपार्टमेंट में खींच लाया। बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए पका दूंगी। यूनिया नहा रही थी जबकि यानसोंग रसोई में व्यस्त था। नहाने के बाद जब यूनिया बाहर आई तो कमरे के हर कोने में उसकी खुशबू फैल गई। अध्याय 468 137 जीवन रक्षक भूली हुई स्मृति _6। उनके सामने पारदर्शी सूप नूडल्स का एक कटोरा रखा था, जिसके ऊपर एक उबला हुआ अंडा, बोक चॉय के 2 पत्ते और कटे हुए हरे प्याज छिड़के हुए थे। रंग चटक थे, सुगंध मनमोहक थी और स्वाद मुंह में देर तक बना रहता था। कुछ ही पलों में उन दोनों ने अपने नूडल्स के 2 कटोरे खत्म कर दिए। यूनिया ने अंगूठा ऊपर करके कहा, भाई यान, बहुत स्वादिष्ट था। चापलूसी बंद करो, मैं अब भी तुम्हारे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानसोंग ने कटोरे उठाते हुए कहा और रसोई की ओर मुड़ गया। जब यानसोंग बर्तन धो रहा था तब यूनिया ने अचानक पीछे से उसे गले लगा लिया, अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका दिया और बिल्ली के बच्चे की तरह उसे सहलाने लगी। उस समय युएशिंग ने मेरा अपहरण कर लिया था, फिर पेइकिंगहान प्रकट हुए और मुझे वापस भेजने का फैसला किया। तभी हमारी मुलाकात हत्यारे से हुई। युनशू ने मुझे मारने के लिए हत्यारे को भेजा था। पेइकिंगहान ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। अगर वह न होते तो शायद आप मुझे आज न देख पाते। यानसोंग ने आखिरी साफ कटोरा अलमारी में रखा, यूनिया की ओर मुड़कर देखा और कहा, तो 10 साल पहले उस रात तुम और एक और आदमी जीवन और मृत्यु के बीच से गुजरे और मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भाई यान, उसकी आंखों में दर्द और आत्मनिंदा देखकर यूनिया का दिल सिकुड़ गया। यानसोंग ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं किसी को भी तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। यूनिया, तुम किस तरह के परिवार में पली बड़ी हो कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें इतनी कम उम्र में ही जान से मारने की कोशिश की? जैसे जैसे उसे और पता चलता गया उसका दिल और भी दुखने लगा। उन वर्षों में उसने क्या क्या सहा था। तुम्हारी दादी युनशू तुम्हें क्यों मारना चाहती थी? यानसोंग ने अचानक पूछा। यूनिया के लिए बोलना मुश्किल था। युनशू के साथ अपनी दुश्मनी के बारे में बात करने से उसकी असलियत सामने आ जाती। तब भाई यान क्या सोचते? क्या उन्हें वह घिनौनी लगती? उसे मेरे दादाजी से बहुत नफरत थी। वजी परिवार के हर सदस्य से घृणा करती थी और हमें खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। हालांकि मैं उसकी सगी पोती हूँ, फिर भी वह पागल थी। उसके लिए पारिवारिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं था। यानसोंग ने ऐसी कहानी की उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल दर्द से भर आया और उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। अब सब ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यूनिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, भाई यान, मैं आपके सामने अपनी मासूमियत और दयालुता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन देर सवेर आपको मेरा असली स्वभाव पता चल ही जाएगा। अंदर से मैं क्रूर, स्वार्थी, दबंग और जुनूनी हूँ। क्या आपको मुझ जैसी कोई पसंद है? अपने बारे में इस तरह से वर्णन करने के लिए किस प्रकार का साहस चाहिए होता है? इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद यानसोंग उसके चरित्र को कैसे नहीं जान सकता था। हाँ, वह पाखंडी थी, उसका मुखौटा हमेशा बेदाग रहता था। वह क्रूर थी, दुष्टों के प्रति कभी नर्म नहीं पड़ती थी, और वह दबंग थी, उसे अपना बनाने की प्रबल इच्छा रखती थी। लेकिन ये सब केवल दूसरों के सामने ही था। केवल उसके सामने ही वह अपनी सच्ची मुस्कान बिखेरती थी। उसकी नज़रों में वह दयालु, पवित्र और भोली थी। उसकी नन्ही परी, इस प्रकार जिसे वह प्यार करता था, वह ठीक उसी रूप में थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे हर हिस्से से। यानसोंग ने अपना सिर घुमाकर उसके होठों को चूमते हुए कहा और अपने सारे शब्दों को इस कोमल चुंबन में समाहित कर दिया। अंततः वे बड़े से पलंग पर लेट गए और दिन भर की थकान से चूर यूनिया गहरी नींद में सो गई। यानसोंग ने उसके सोते हुए चेहरे को देखा, उसके माथे पर चुंबन किया, उसे कंबल से ढक दिया, बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर चली गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युनशू शुरू से ही यूनिया को मारना चाहती थी। जी परिवार से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वह अपनी ही पोती को मारने तक चली गई। यानसोंग ये समझ नहीं पा रहा था कि नफरत किसी महिला को इस हद तक कैसे विकृत कर सकती है। उसे यूनिया की इस बात पर यकीन करना पड़ा कि वह महिला पागल थी। क्योंकि वह पागल थी, इसलिए वह बिना किसी रोक टोक के काम करती थी। यूनिया ऐसे घर में रह रहा था जहां हर समय खतरा मंडराता रहता था, इसलिए उसे जाने से पहले इस औरत से निपटना ही था, वरना भला उसे चैन कैसे मिलता। उसके विचार पेइकिंगहान की ओर मुड़ गए। 10 साल पहले यूनिया के साथ उसके संबंधों की ओर उसका दिल बेचैनी से उबल रहा था। 2 बार वह असहाय होकर यूनिया को किसी दूसरे आदमी द्वारा बचाए जाते हुए देख चुका था। एक पुरुष होने के नाते वह सचमुच उस बात को भुला नहीं सकता था। यानसोंग जाने की सोच रहा था, लेकिन जब भी उसकी नज़र बिस्तर पर सो रही यूनिया पर पड़ती, उसके पैर हिलते ही नहीं। चिढ़कर उसने अपने बालों में उंगलियां फिराईं और जूंग जियुए को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहा, फिर कहीं जाकर उठा। जुआंग शियू की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, जिससे साफ संकेत मिल रहे थे कि वह अभी अभी क्या कर रही थी। आज रात कुछ काम आ गया, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा और आपको और पिताजी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, उसने फ़ोन रखने से पहले जल्दी से कहा। जुआंग शियू, वो लड़का, वो वापस क्यों नहीं आ रहा? उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहकर वो उठने लगी।
यान नानमो ने हाथ उठाकर अपने नितंबों पर थपथपाते हुए कहा, ध्यान दो प्लीज। हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। तुम बस उस पर इतना ध्यान देना बंद करो। अध्याय 469 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें _7। जुआंग शियू ने अचानक दबी हुई आह भरी, उसका शरीर ढीला पड़ गया। मम। यान नानमो के चुंबन ने उसे तुरंत चुप करा दिया। आनंद इतना तीव्र था कि उसकी सारी चेतना धराशायी हो गई। नहाने के बाद यानसोंग यूनिया के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। यूनिया ने सहजता से उसकी बाहों में आराम पाया और एक शांत बिल्ली के बच्चे की तरह सिमट गई। यूनिया का शरीर सुडौल था, उसकी त्वचा सुगठित और लचीली थी, चिकनी और गोरी थी, स्पर्श तो बस लाजवाब था। और फिर एक युवती की खुशबू थी जो लहरों की तरह उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, जिससे यानसोंग का आमतौर पर शांत रहने वाला मन कुछ हद तक अशांत हो गया था। कई गहरी सांसें लेते हुए उसने मन ही मन एक शुद्धिकरण मंत्र का जाप किया, लेकिन इसके बजाय उसके दिमाग में तरह तरह की अश्लील तस्वीरें उमड़ने लगीं, जिससे वह और भी बेचैन हो गया। खुद के साथ ऐसा करना सचमुच आत्मपीड़न का मामला था। अचानक उसे कार में पहले हुई उसकी असामान्य प्रतिक्रिया याद आ गई। उसका दिल ठंडा पड़ गया और बेचैनी की भावनाएं शांत हो गईं। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे और कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया और गहरी सांसें लेने लगा। आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? दोनों को इतनी गहरी नींद आई कि जब कोई कमरे में दाखिल हुआ तो उन्हें पता भी नहीं चला। यानसोंग की सतर्कता ही वह कारण था जिसने उसे सबसे पहले अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। अरे क्या आया, वापस आ गई? यहाँ पुरुषों के जूते क्यों हैं? दरवाजे के बाहर से एक महिला की संदेह भरी आवाज आई। यानसोंग ने आवाज पहचान ली, ये वास्तव में जीडी की आवाज थी। उसने यूनिया को कोहनी मारी और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, या जल्दी उठो, कोई आ रहा है। भाई यान। यूनिया की आंखें हैरानी से खुली, लेकिन यानसोंग के हाथ ने अचानक उसका मुंह ढक दिया और वह चुप हो गई। यानसोंग ने उसे एक नज़र से देखा, कोई आ रहा है। यूनिया की नींद से भरी आंखें अचानक खुल गईं। अब बाहर से आती आवाज करीब आ रही थी। या मुझे लगता है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। क्या तुम कल रात यहीं रुकी थी? क्या संयोग है, मैं कुछ किराने का सामान लाई हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा सब्जी की दलिया बना दूंगी। बोलते बोलते वह दरवाजा खोलने ही वाली थी। यानसोंग अपने कपड़ों के साथ बिस्तर से कूदने ही वाला था कि यूनिया ने उसे वापस खींच लिया और कहा, भाई यान मत जाओ। दरवाजा खुलने ही वाला था और अगर यानसोंग अब नहीं निकला तो बहुत देर हो जाएगी। उसने यूनिया की तरफ चिंता से देखा। जल्दी छोड़ दो। यूनिया ने हठपूर्वक अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ये आंटी डाई हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शायद कोई आपत्ति न हो, लेकिन मुझे है। इससे पहले कि यानसोंग कुछ और कह पाता, यूनिया ने अचानक उसकी कमर में बाहें लपेट लीं और उसे नीचे दबाकर उसके होठों पर चुंबन कर दिया। या मैं। दरवाजा खुला और बोले गए शब्द अचानक रुक गए। अस्त व्यस्त बिस्तर पर युवा जोड़ा एक दूसरे को गले लगाए बैठा था। वातावरण अस्पष्टता और गर्माहट से भरा हुआ था। सुबह हो चुकी थी और पिछली रात क्या हुआ था ये स्पष्ट था। जीडी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, फिर क्रोध को रोकना असंभव हो गया। जी यूनिया, तुम क्या कर रही हो? लड़के के ऊपर बैठी लड़की ने आखिरकार अपना सिर घुमाया, नए आने वाले को देखा, पहले तो घबराहट दिखाई, फिर बेफिक्री से उठकर बैठ गई और मुस्कुराई, आंटी डाई तो आप हैं? गुस्से से लाल चेहरे और मोटी गर्दन वाली जीडी ने उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, जी यूनिया, तुम इतनी छोटी हो और अभी से एक आदमी के साथ ऐसी हरकतें कर रही हो, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? यूनिया हंसते हुए बोली, आंटी डी, मैं जल्द ही 16 साल की हो जाऊंगी। मेरे सारे शारीरिक अंग परिपक्व हो चुके हैं, तो फिर अपने प्रिय के साथ ऐसा करने में क्या बुराई है? प्यार? तुम्हारी उम्र में तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता? यूनिया, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारे इस प्यार के बारे में पता चले तो उनका दिल कितना टूट जाएगा। यूनिया ने गहरी सांस ली और ताना मारते हुए कहा, उसका जिक्र मेरे सामने मत करो, वो तो कब की मर चुकी है। अगर वो जिंदा भी होती तो उसे मुझ पर हुक्म चलाने का क्या हक होता? गिरी हुई? क्या इसे ही तुम गिरी हुई कहती हो? आंटी डाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अंकल किन के साथ ऐसा नहीं करना चाहती? ये शब्द बेहद चुभने वाले थे। यूनिया के मुंह से निकलते ही उसे पछतावा हुआ, पर उसे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब भी जीडी उसे बार बार मिस कहकर बुलाता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। जीडी अविश्वास से पीछे हट गई। या तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। यूनिया को अपनी माँ का जिक्र होते ही कांटेदार जानवर की तरह चिढ़ते हुए देखकर यानसोंग को बेहद दुख हुआ और वह उठकर धीरे से उसकी पीठ थपथपाने लगा। तभी जीडी ने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देखा और वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाए, क्या ये तुम हो? यानसोंग ने बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गुस्से में आकर जीडी मुड़ी और चली गई और जब वह लौटी तो उसके हाथ में झाड़ू थी जिसे वह यानसोंग की ओर लहराते हुए कोस रही थी। तू कमीना, दरिंदा, हमारी यूनिया इतनी छोटी है और तूने उसे धोखे से बिस्तर पर ले गया। आज मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, तू समाज का नीच है, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। यानसोंग को उसकी इतनी उग्रता की उम्मीद नहीं थी और पलटवार करने में असमर्थ होकर वह कमरे में इधर उधर भागने लगा। यानसोंग को पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अध्याय 470 137 जीवन रक्षक भूली हुई यादें _8। यूनिया ने ठंडे भाव से देखा, फिर अचानक जोर से चिल्लाई, बस करो। जीडी चौंक गई, लेकिन फिर बड़बड़ाते हुए पीछा करने और मारने लगी। यूनिया तेजी से आगे बढ़कर यानसोंग के सामने खड़ी हो गई और यानसोंग को बचाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, जिससे जीडी के हाथों में मौजूद झाड़ू तुरंत रुक गई। या मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने ही उसे बहकाया था, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। गुस्से में आकर जीडी ने झाड़ू फेंकते हुए कहा, यूनिया, कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता, क्या तुम अपनी माँ की सिखाई हुई बात भूल गई हो? तुम इस आदमी को कितना जानती हो? मुझे डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए।
यूनिया ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। मैंने कहा था कि मेरे सामने जीलानी का जिक्र मत करो, वह वो है और मैं वो हूँ। उसे एक आदमी द्वारा धोखा दिया जाना ही चाहिए था। मेरा भाई यान मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जीलानी, ये तो यूनिया की माँ थी, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि वह अपनी माँ से इतनी नफरत करती है। इस क्षण यान सोंग के दिल में अचानक दर्द की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि यूनिया एक छोटी मुर्गी की तरह उसके सामने उसकी रक्षा करते हुए बोली, मेरा भाई यान मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। उसकी आवाज में पूरा भरोसा झलक रहा था। तुम मुझे पागल कर रहे हो। जीडी ने ये शब्द गुस्से में कहे और मुंह फेर लिया। बैंक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। यूनिया को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, उसका शरीर बेजान हो गया हो, और यान सोंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, चिंता से उसकी ओर देखते हुए बोला, या तुमने ऐसा क्यों किया, ये जानते हुए भी कि वह गलत समझेगी। ऐसे कार्य क्यों किए जाएं जिनसे वह गलत समझे। यूनिया ने अपने दांत पीसते हुए, अपनी आंखों में झलकती कड़वाहट को दबाते हुए, उसके हाथों ने उसकी छाती पर मौजूद कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। मुझे लगता था कि उसके लिए म्याओ म्याओ और मैं सबसे महत्वपूर्ण थे। उसने हमें बचपन से पाला पोसा, मेरे दिल में वह मेरी माँ जैसी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि म्याओ म्याओ और मैं मिलकर भी उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीलानी। उसे विश्वासघात का एहसास हुआ। जिस व्यक्ति पर उसने पूरे दिल से भरोसा किया था, वही व्यक्ति हमेशा से उस व्यक्ति को पनाह दे रहा था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ये किस तरह का एहसास था। विशेषकर पिछली रात के बाद जीलानी के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। जीडी द्वारा उसे लगातार मिस कहकर संबोधित करते हुए सुनकर वह इस तरह प्रतिक्रिया करने से खुद को रोक नहीं सकी। अपराधबोध महसूस करने के बजाय उसे बदला लेने से एक तीव्र संतुष्टि का अनुभव हुआ। बदला लेने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का इस्तेमाल करके, जी यूनिया, तुम सचमुच दिन ब दिन और भी नीच होती जा रही हो। यान सोंग को उसके और जीलानी के बीच के जटिल इतिहास की समझ नहीं थी, लेकिन उसने यूनिया के पारिवारिक संबंधों को बिखरते हुए, चारों ओर से शत्रुता का सामना करते हुए, अपनी अकेली यात्रा में हिचकिचाते और संघर्ष करते हुए देखा। उसके दिल ने कितना कुछ सहा होगा। यान सोंग का परिवार सौहार्दपूर्ण था, जिसमें माता पिता और भाई बहन आपस में प्यार करते थे, भले ही उनके बीच कभी कभार झगड़े होते थे। इसलिए उसने यूनिया के टूटे हुए पारिवारिक संबंधों को कभी अनुभव नहीं किया था, और न ही वह उसे समझ सकता था, और न ही वह उसके दिल में व्याप्त निराशा और बेबसी को पूरी तरह से महसूस कर सकता था। वह केवल अपनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, उसे कसकर पकड़े हुए, उसे दिलासा देते हुए, उसे गर्माहट देते हुए, उसे हर तरह का लाड़ प्यार और सुरक्षा प्रदान करते हुए, ताकि पारिवारिक स्नेह की कमी से कमजोर और संवेदनशील हृदय की भरपाई कर सके। अब से मैं तुम्हारा हूँ। शीफे जोंग हो जी डाइजू ले हुई लाई जुडाओ यूंगा म्यान किया दिलेगे याओ हेगेता गंजिंगे वो चीले गर्भ निरोधक। यूनिया की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने गोलियों का डिब्बा उठाया और उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। तुमने इसे क्यों फेंक दिया? अगर गलती से तुम गर्भवती हो गई तो देखते हैं तुम क्या करोगी। जीडी चलकर आए और सावधानी से दवा उठा ली। यूनिया ने ताना मारते हुए कहा, मैंने भाई यान के साथ कुछ नहीं किया। आंटी डी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जीडी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वे दोनों सिर्फ 1-2 दिन से साथ नहीं थे। किशोरव्य और उनके उग्र हार्मोन। यूनिया ने व्यंग्यपूर्वक खुद पर हंसते हुए कहा, इसके अलावा आपकी प्रिय महोदया की कृपा से मुझे इस जीवन में कभी भी इस तरह की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीडी को तुरंत समझ नहीं आया और उसने अनजाने में पूछा, आपने अभी क्या कहा? यूनिया ने हल्के से अपने बाल झटक दिए, बेपरवाही से मुड़ी और बाथरूम में चली गई। कुछ नहीं, बस समझ लो कि मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने इसे तुम्हारे लिए मेज पर रख दिया है, बाहर आकर खा लेना, जीडी ने कहा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर यान सोंग इंतजार कर रहा था। जब जीडी ने उसे देखा तो वह तुरंत सतर्क हो गई। यान सोंग ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कहा, आंटी डी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अस्पताल में पेई किंगहान, जो पूरी रात कोमा में था, ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। युएशिंग तुरंत खुशी से झूमते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। सोफे पर सो रहे किंगहान को देखकर बाई शियांग तुरंत उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, किंगहान, तुम आखिरकार जाग गए। पेई किंगहान ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी निगाहें उदासीनता से उसके चेहरे पर घूम गईं। वह ठंडी निगाहें पहले कभी नहीं देखी थीं, सचमुच अंदर तक बर्फीली थीं। बाई जियांग को लगा जैसे उसका दिल धीरे धीरे डूब रहा है। क्या उसे कुछ पता था? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।